अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दुआ है कि आप लोग भी इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार भी रहे होंगे। जनाब एक खूबसूरत सी बात के साथ मैं अपने शो का आगाज़ करूँगी और कल ही मैंने ये बात सुनी थी तो सोचा कि आपके साथ भी ज़रूर मैं ये शेयर करूँगी अगले दिन। तो जनाब बात कुछ यूँ है कि रिश्तेदार और अपना कौन होता है। हम सब लोगों के जहनों में ना इस की मुख्तलिफ़ किस्म की तारीफ़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस हम लोगों ने अपने तौर पे बनाई हुई होती हैं। कई लोग कहते हैं कि जो आपकी खुशी गमी में शरीक होते हैं और हर दुख दर्द का मदावा करते हैं ना, वो आपके अपने होते हैं और यही रिश्तेदार भी होते हैं। लेकिन ऐसा तो आपके बहुत से दोस्त अजीज़ व अकारिब भी करते हैं कि आपकी गमी खुशी में आपका साथ देते हैं, आपके गम का मदावा भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल दूंगी, शायद उसकी वजह से आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। जनाब एक शख्स है और उस शख्स की बेटी की शादी की तकरीब थी और उसके यहाँ ये रस्म थी कि मेहमानों को ना रोटी में गोश्त डालकर अच्छे तरीके से उसको लपेटकर फिर उसके साथ तवाज़ो की जाती थी। तो मेज़बान को पता चला कि मेहमान ज़्यादा हो गए हैं उस वक्त और जो गोश्त है ना वो थोड़ा सा कम पड़ गया है। तो उसने वो खाना परोसने वालों से कहा कि ऐसा करो कि कुछ रोटियां लो और उनके अंदर गोश्त की बजाय ना एक एक रोटी एक्स्ट्रा लपेट कर दे दो। यहाँ कुछ मेरे रिश्तेदार मौजूद हैं तो ये उनको खिला देना और मेहमानों को खाना फिर पूरा कर दिया जाएगा। तो एक शख्स बोला कि भाई मेरी रोटी में गोश्त तो है ही नहीं। तो वो मेज़बान शख्स बोला कि जनाब माफ़ी चाहता हूँ भाई, मुझे लगा कि तू मेरा अपना है, रुकें आपको गोश्त वाला खाना पेश करते हैं। तो इस मिसाल से मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक जो हमारी क्लैरिटी हो जानी चाहिए कि कौन हमारा अपना होता है और कौन हमारा जो है सिर्फ फ़ायदा उठाने के लिए हमारे साथ या हमारी कमज़ोर लम्हों से फ़ायदा उठाने के लिए हमारे साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा होता है। तो ये मिसाल मुझे बड़ी अच्छी लगी और इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं कि हमने किसके ऊपर भरोसा करना है, किसके ऊपर ट्रस्ट हम लोगों ने करना है कि जनाब ये किसी मुश्किल वक्त में हमारे काम आएगा। और बहुत से ऐसे हमारे अपने ही होते हैं कि मुश्किल वक्त में वो हमें टफ़ टाइम देते हैं और बहुत से अनजान लोग होते हैं जिनसे सिर्फ एक या दो दफ़ा हमारी मुलाकात हुई भी होती है, लेकिन वो ज़िंदगी में हमारे उस काम या उस वक्त पे हमारे काम आते हैं जब हमें उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं की होती या उस टाइम उनसे तवक्को नहीं होती, लेकिन वो हमारे काम आ जाते हैं। तो इसलिए जो अपना होता है, जो पराया होता है, उनको जो इस तरह के लम्हात होते हैं ना, ख़ास तौर पर कमज़ोर लम्हात जिनमें पता चलता है कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। तो मेरे ख्याल से अब आज आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों के रवैयों के ऊपर भी कि उन्होंने किस वक्त क्या सलूक किया था। तो आपको पता चल ही जाएगा कि जनाब कौन हमारा अपना है और किसको हमने ज़िंदगी में साथ लेकर आगे बढ़ना है। तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि एनालिसिस किया जाए अपनी ज़िंदगी का, अपने अजीज़ व अकारिब का, अपने आसपास के लोगों का। तो ज़रूर आज भी आप करिएगा। जनाब सेगमेंट है हमारा सेहत और फिटनेस, जिसमें हम बात करते हैं हमारी सेहत और उससे मुतालिक दरपेश मसाइल की। और हमारी हमेशा की तरह कोशिश यही होती है कि सेहत के हवाले से जितने भी मसाइल दरपेश होना, ना सिर्फ उन पर बात की जाए बल्कि तिब्बी माहिरीन के ज़रिए उनका हल भी तलाश करके आप तक ख़ास तौर पर पहुँचाया जाए। और आज हम बात करने वाले हैं ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के हवाले से। तो दिमागी जिस्मानी तंदुरुस्ती का तसव्वुर लफ्ज़ी तौर पर हज़ारों सालों से मौजूद है और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम अपनी दिमागी और जिस्म की तंदुरुस्ती को बढ़ा सकते हैं और मजमूई तौर पर तंदुरुस्ती को फ़रोग़ भी दे सकते हैं। ज़हन साजी, मराक़बा, ग़ज़ा में तब्दीली, रूहानियत, शुक्रगुज़ारी, मकसद और यहाँ तक के सजावट और इवन के रंगों से लेकर हर चीज़ आपकी ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती को मुतासर कर सकती है। और 3 जनवरी को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में दिमाग और जिस्मानी तंदुरुस्ती का आलमी दिन मनाया जाता है। तो सेहतमंद दिमाग का मतलब है एक सेहतमंद जिस्म। अगर आपका दिमाग सेहतमंद होगा तो आप खुद सेहतमंद रहेंगे। तो दिमाग और जिस्म का जो ताल्लुक़ है वो बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। हमारे जज्बात, मकसद, रूहानियत, तजुर्बात, अहदाफ, अकायद, आदात और अमाल सबका दिमाग और जिस्म की हम आहंगी और मजमूई सेहत पर अहम असर पड़ता है।
यही वजह है कि हर साल आगाज़ में दिमाग और जिस्मानी तंदुरुस्ती का आलमी दिन मनाया जाता है, क्योंकि हमारे लिए बेहतरीन तख्लीक करने से ज़्यादा हम कोई चीज़ नहीं होती है। और ऐसा करने के लिए नए साल के आगाज़ से बेहतर वक्त और क्या होगा। तो जनाब, आज हम इसके ऊपर बात करेंगे किस तरह हम जिस्मानी तौर पर भी तंदुरुस्त रह सकते हैं, लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको किस तरह हमें बेहतर बनाना चाहिए। हुमैरा खान हमारे साथ मौजूद है, इस वक्त वेलनेस एंड योगा एक्सपर्ट हैं। हुमैरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मुनीबा। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम। आपकी दुआएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरा अब नया साल कैसा गुजर रहा है? माशाल्लाह, हमेशा की तरह बहुत अच्छा, क्योंकि हम पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो जब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में हो तो सब कुछ अच्छा होता तो है। सब कुछ अच्छा गुजरता है, बेशक ऐसे ही है। तो आज भी हम पॉजिटिविटी के हवाले से ही बात करेंगे कि जिस्मानी तौर पर तो हमने तंदुरुस्त रहना ही होता है, ये हर किसी का मोटो होता है मेरे ख्याल से। हर कोई यही समझता है कि हमने हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन मेंटली तौर पर हमने तंदुरुस्त रहना है, ये कोई भी नहीं अपना मोटा जो गोल या मोटो बनाता है। तो मेंटली हमारा तंदुरुस्त रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं यही बात बताना चाहूँगी कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ को देखें ना, एक्चुअली हम लोग अपनी फिजिकल बॉडी पे बहुत काम करते हैं। आप देखें, पार्क्स फुल हैं सारे, जिम भरे हुए हैं। सब लोग कहते हैं बज़ाहिर हमारी बॉडी जो है ना बड़ी फिट नज़र आ रही है, लेकिन योगा जो है ना, योगा एक संस्कृत का वर्ड है जिसके मीनिंग ही यूनियन के है। यूनियन यानी कि ज्वाइनिंग करना किसको? माइंड, बॉडी एंड सोल। ओके। अब जो हमारी थ्री लेयर्स हैं हमारी बॉडी की। ये तो फिजिकल बॉडी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन एक है मेंटल बॉडी और एक है एनर्जी बॉडी। ओके। जब तक एनर्जी बॉडी यानी कि सोल और मेंटल बॉडी हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो फिजिकल बॉडी हमारी उस तरह से हेल्दी नहीं हो सकती। बज़ाहिर तो हम देखने में तो बहुत फिट लगते हैं। आप देखें कि बहुत सारी दुनिया बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा लेती है, अपने फिटनेस के गोल को भी अचीव। मेरे पास बहुत, क्योंकि मैं लास्ट 20 ईयर से क्लासेस दे रही हूँ योगा की, बेतहाशा क्लाइंट्स आते हैं, ओवरसीज़ भी, बाहर से भी, कंट्रीज से भी लोग मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। तो सब लोग यही कहते हैं, मैम 30 kg डाइट करके लूज़ कर लिया, 20 kg मेडिसिन लेके लूज़ कर लिया, लेकिन एंग्जाइटी बहुत है, डिप्रेशन बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, ऑर्गन्स पे काम नहीं किया। यानी कि आप देखें, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। अगर आपने यही बहुत सारा पैसा भी कमा लिया और बाहर से आपने अपने टारगेट को भी अचीव कर लिया, लेकिन हैप्पीनेस नहीं है, पीस नहीं है, तो फिर बीमारियां ही बीमारियां हैं। मैं हमेशा यही लेक्चर्स में बताती हूँ, टीवी शोज़ में बताती हूँ कि आप वेट किस लिए कम करते हैं? सिर्फ इसलिए कि बज़ाहिर आप खूबसूरत दिखाई देना, ठीक है, लेकिन जब तक आपकी इनर बॉडी, मेंटल बॉडी और एनर्जी बॉडी इस पे काम नहीं करेंगे तो सेटिस्फैक्शन, पीसफुली नहीं होंगे, हैप्पीनेस नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपकी बॉडी को जो आप बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं, इस पे सबसे बड़ा काम आपको मेंटल बॉडी पे करना है और अपनी एनर्जी बॉडी पे करना है। अच्छा, तो किस तरह कर सकते हैं? मतलब बज़ाहिर तो हम बड़े खुश और मुतमईन नज़र आ रहे होते हैं, सब लोगों को लगता है कि आप खुश हैं, आपके चेहरे पर एक स्माइल है, लेकिन मेंटली हम बहुत सारी चीज़ों से सफ़र भी कर रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं। तो मेंटली किस तरह, कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको लेकर हम बेहतर महसूस कर सकते हैं? बज़ाहिर जो इस वक्त नफ्सा नफ्सी का आलम है, टाइम लोगों के पास है नहीं। जिसको देखें वो भाग रहा है, जो जिम में देखें वो भी भाग रहा है, आपने बैंड पहना हुआ है, जो पार्क्स में देखें तो वो भी भाग रहे हैं। हमने अपने अंदर झांकना, अपने आप को देखना छोड़ दिया। सबसे पहले लव योरसेल्फ। अगर आप ये कहते हैं, ये तो मेरी हमेशा से, मैं अपनी क्लास में बात करती हूँ, अपने लेक्चर्स में बात करती हूँ कि जो भी आते हैं लेडीज़ मेरे पास आती हैं 40s के बाद, मैम हाई ब्लड प्रेशर भी है, एंग्जाइटी भी है, डिप्रेशन, अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, सब कुछ है, लेकिन समझ नहीं आती एंग्जाइटी, डिप्रेशन क्यों है। तो एक्चुअली आपने तो अपने अंदर झांका ही नहीं, अपने आप को तो टाइम ही नहीं दिया। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करें, तभी आप अपनी फैमिली से प्यार कर सकेंगे, तभी आप अपने बच्चों से प्यार कर सकेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, शादी को हमने एक अपना टारगेट बनाया, शादी होगी उसके बाद छोड़ दिया, अब खाएं पिएं जो मर्जी करें, अब हमें अपना वेट कम करने की ज़रूरत नहीं, अपने आप को टाइम देना ही नहीं। तो ये आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें कि मैंने अपने आप को टाइम देना। और कैसे? योगा के थ्रू। योगा में ये है कि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं। अच्छा। ना ही आपने घर से बाहर जाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप अपने घर के लॉन में, विंडो के पास, जहाँ भी ऑक्सीजन आपको आ रही है प्रॉपर, वहाँ बैठ के आप योगा कर सकते हैं। और इसमें जो माइंड, बॉडी एंड सोल का है, इसमें जो आप फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, एनर्जी बॉडी, इस पर आप ये कि आपने इष्टा योगा, बिक्रम योगा, हाथा योगा के बारे में सुना होगा, लेकिन जो मेन योगा के 8 लिम्स है ना, वो है अष्टांग योगा। ओके। उसके 8 लिम्स है, उसमें सबसे पहले नम, यम, नियम, फिर आसनास, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहारा, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर समाधि। इसके 8 लिम्स हैं जो मैं अपनी क्लास में बताती हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले है वो नम और जब यम
और उसमें नियम में ये है कि आपने अपना और दूसरे लोगों का ख्याल करना है। पहले अपना, फिर उसके बाद पूरी आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे किसी को भी आपसे नुकसान ना पहुंचे। फिर उसके बाद आसनास के बारे में तो आपने हमेशा सुना ही होगा कि योग आसना जो हम करते हैं प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज। फिर उसके बाद प्राणायाम के ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। ब्रीदिंग जब तक आप प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल नहीं करेंगे बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकालेंगे, एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ता जाएगा। अब बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आती कि हमें इतना डिप्रेशन है क्यों, एंजाइटी है क्यों, और एक्चुअली वो लोग प्रॉपर ऑक्सीजन इनहेल ही नहीं करें। जब तक आप ऑक्सीजन, मैं जब अपनी क्लास में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाती हूँ, 15 मिनट्स के बाद 10 मिनट्स के बाद लोग कहते हैं लाइफ ही चेंज होगी। सो बिल्कुल हमारा इसलिए कि एक्चुअली हमारे जो रूटीन है हमारी रोज़मर्रा की, उसमें हमारे कोई ऐसे आसनास होते नहीं, ऐसी हमारा कोई प्रैक्टिकल होता नहीं जिसमें हमारे ब्रेन की तरफ हमारा ऑक्सीजन जाए या हमारे ब्रेन की तरफ हमारा ग्लूकोज लेवल जाए। क्योंकि जितनी हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होती है उसका 20% हमारे ब्रेन को चाहिए होता है, और जितनी ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी को चाहिए होती है उसका 25% हमारे ब्रेन को चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना नमाज में कि जब आपके प्रॉब्लम्स बढ़ जाएं तो सजदे लंबे कर दें। तो हम तो सजदा भी बहुत तेजी में करते हैं, उसका भी टाइम नहीं है हमारे पास। जब हम सजदा करते हैं तो सारा ब्लड का फ्लो हमारे ब्रेन की तरफ आता है, हमारे फेस की तरफ आता है। और जब हम ये ऑक्सीजन की ब्रीदिंग की प्राणायाम जो मैंने आपको बताया उसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं, इनहेल करते हैं थ्रू द नोज, देन हम होल्ड। जब अपने सांस को रोकते हैं तो हमारी बॉडी में एक इमरजेंसी नाफिज हो जाती है और बॉडी जो है वो सारा ब्लड का फ्लो ब्रेन की तरफ, जितना हमारे ब्लड में ऑक्सीजन है वो हमारे ब्रेन की तरफ जाता है। उससे हमारी एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, जितने भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत जल्दी हील होती है क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपर हमारी। अब आप आम बंदे की सिचुएशन, लेकिन फिर ये हमारा लोगों को ये लगता है कि शायद हम एक दफ़ा करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे योगा तो शायद हमारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी। ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है। इसमें तो आपने अपने लाइफ का हिस्सा बना लेना। आप सुबह दोपहर शाम 5 मिनट्स अगर ब्रीदिंग करना शुरू कर दें, डीप ब्रीदिंग किया करें, अनुलोम विलोम किया करें, प्रॉपर ब्रीदिंग। फिर इसमें हम जिस तरह अल्लाहू का विर्द करवाते हैं उसमें भी उसमें साउंड्स होते हैं जो कि आपके थायराइड पे काम करते हैं। एक्चुअली योगा में मैंने जैसे अभी आपको बताया था 8 लिम्स ऑफ योगा, यम, नियम, आसनास, प्राणायाम। उसके बाद आता है प्रत्याहारा। प्रत्याहारा क्या है? आपकी थॉट्स, आपकी सोच। अब हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि हमारी सोच हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज हो। अब आप कुछ लोगों को आप देखें कि आप उनके फेस पे ना हमेशा एक्सप्रेशन आ रहे होते हैं क्योंकि बैक ऑफ माइंड वो लोग सोच रहे होते हैं हर वक्त। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 1000 क्या मिलियंस टाइम पावरफुल है आपके कॉन्शियस माइंड से। सबकॉन्शियस माइंड जो है उसकी पावर बहुत ज़्यादा है। सबकॉन्शियस माइंड से आप बैठे बैठे अपना वेट कम कर सकते हैं, बैठे बैठे अपनी बीमारियों के सेल को ख़त्म कर सकते हैं क्योंकि जो बॉडी के बीमारियों के सेल आपकी बॉडी में बन रहे हैं उसी को आपकी बॉडी में इतनी पावर है कि वो उसको ख़त्म भी कर सकती है। लेकिन हम उन पावर्स को यूज़ ही नहीं करते। लेकिन हमारा कंट्रोल ही नहीं है ना हमारे माइंड पे। जी, मसला ये है। योगा में यही तो है कि आप अपने माइंड को, अपनी बॉडी कंट्रोल करते हैं। इसमें आप अपनी सोच को कंट्रोल करते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ आते हैं डेली बेसिस पे। ये आपका माइंड जो होता है ना, मंकी माइंड है। एक आम नॉर्मल इंसान को 60,000 तक थॉट्स डेली आएंगी और वो आएंगी, वो उसी तरह से हैं जैसे आपकी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स अपना काम कर रहे हैं, ब्रेन भी अपना काम कर रहा है। लेकिन आपने उनको कंट्रोल करना है। जब आपने मेडिटेशन में बैठ जाना है, ये हम एक मुद्रा लगाते हैं, ध्यान मुद्रा, ध्यान मुद्रा कहते हैं। ये एंजाइटी और डिप्रेशन का मुद्रा है। ये थंब को इस तरह से आप बैठ जाएं, बैक को स्ट्रेट कर ले, शोल्डर हमेशा ऐसे रिलैक्स करके। और जब आप अपने आंखें बंद करते हैं तो ये आज्ञा चक्रा, इसमें हमारे यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्रा है। योगा में 7 चक्रास हैं, एनर्जी के चैनल्स हैं। 7 चक्रास, क्राउन चक्रा, थायराइड का चक्रा, हार्ट का चक्रा, ये हमारा नाभि का चक्रा है, फिर जेनिटल्स का, और फिर मोल जो नीचे से हम लगाते हैं, बिल्कुल अपने जेनिटल्स को ऊपर की तरफ खींचते हैं उसे मोल। ये 7 चक्रास एनर्जी के चक्रास हैं। और इसमें हम 3 बंद लगाते हैं, लॉक्स जिसे कहते हैं, जलंधर बंद, मोल बंद, अड़ी बंद। इसमें हम यहाँ से अपने थायराइड पे काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ये नाफ। 72,864 नाड़ी यहाँ से कनेक्टेड है। पूरी बॉडी आपकी, क्योंकि माँ के पेट में भी आप यहीं से डाइट ले रहे होते हैं, तो ये आपकी नाभ से सिर्फ 2 इंच नीचे आपका ये पॉइंट है नाभि का। इसे भी हम ये जब हम बंद लगाते हैं, और यहाँ से हमारे एक ब्रेन हमारा यहाँ है और एक ब्रेन हमारा ये है, गट चक्रा जिसे कहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योगा से, अगर आप योगा को किसी मज़हब से रिलेट ना करें, ये 6-7 हज़ार साल पुरानी एक साइंस है। और एक ये आयुर्वेद में एक इल्म है जो कि आपको बीमारियों से बाहर निकालता है, एंजाइटी, डिप्रेशन से बाहर निकालता है। इसको एज अ इलाज अगर आप लेते हैं ना, या आप वेलनेस के लिए इसको अगर आप लेते हैं, तो आपके लाइफ चेंजिंग मिरेकल, योर ब्रेन एक्टिविटी, योर बॉडी केमिस्ट्री, इवन योर जेनेटिक मेकअप कैन बी चेंज विद द हेल्प ऑफ योगा।
जीन्स में भी अगर कोई प्रॉब्लम आ गया है ना, और ये मैं सिर्फ आपको वर्बली नहीं कह रही, लास्ट 20 ईयर्स से मैं क्लासेस दे रही हूँ, आप मेरा पेज देखिए, वहाँ पे आप देखिए किस तरह से लोगों को मिरेकल्स हो रहे हैं। जिन लोगों को डॉक्टर्स ने ऑपरेशन थायराइड के कहा था, बैकबोन के लिए जो मेरे पास व्हील चेयर पे लोग आते थे, अल्हम्दुलिल्लाह खड़े होकर जुम्बा करते हैं, मेरे साथ बाहर पार्क में जाते हैं, रनिंग करते हैं, क्योंकि बात है सारी ब्रेन की। आइंस्टाइन ने क्या कहा था कि आप, आइंस्टाइन ने अपना 7% ब्रेन यूज किया था, लेकिन नॉर्मल बंदा जो है वो 1 से 2% यूज करता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को, माइंड को, पावर्स को जितनी अल्लाह ताला ने दी हैं, उनको अगर यूज करना शुरू कर दें तो फिर कोई प्रॉब्लम, कोई मेडिसिन आपको लेने की ज़रूरत नहीं, एंटी डिप्रेसेंट लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन फील करके देखें अपने आप को, बाहर पार्क्स में जाएं जहाँ खुली हवा है, बर्ड्स को, नेचर को देखें, और वहाँ बैठ के कुछ नहीं अगर आपको आता ना, मेडिटेशन आपको नहीं करनी आती, ब्रीदिंग आपको नहीं करनी आती, आप जाएँ पार्क्स में बैठ जाएँ, क्रॉस लेग में बैठना है, लेकिन अर्थ के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, नेचर, क्योंकि नेचर जमीन पे बैठना है अपने लॉन में, बाहर लॉन पे पार्क में जाके नीचे बैठे और ये मुद्रा लगाएं और फील करें ढीला छोड़ने अपने बॉडी को, बिल्कुल। और आप पूरे यूनिवर्स में पावर्स हैं, पूरे यूनिवर्स में ना पॉजिटिव पावर्स हैं, 2 पावर्स हैं पूरी कायनात में, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हाँ। एक मेरे रब की पावर है और एक शैतान की पावर है। आपने हमेशा, अगर आप अंदर से पॉजिटिव है ना, यहाँ से लाइट्स निकल रही हैं, तो बाहर से भी पॉजिटिव लाइट्स आपकी बॉडी में आएंगी, आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन इतनी नॉर्मल हो जाएगी। आज मेरे कहने पे आप सब लोग अगर 3 मिनट के लिए इस तरह से सोचें और बिल्कुल ब्रीदिंग, और सोचें कि जो सांस, मैं चाहूँगी कि इसके साथ साथ आप ना ब्रीदिंग करना भी सिखा दें हमें, और हमारे देखने वालों को एटलीस्ट हम ब्रीद करके अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ। जब भी आपको गुस्सा आए, ऐसा लगे कि आप पता नहीं, समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है, अपने ऊपर हम कंट्रोल ही नहीं रख पाते। तो फिर आपने क्या करना है, आपने ब्रीदिंग करनी है, आपने इसी तरह से बैठना है, क्रॉस लेग में बैठ जाना है आपने, और ब्रीदिंग करनी है। इनहेल थ्रू द नोज, लंबी और गहरी सांस लेनी है, हमेशा नाक से आपने सांस लेनी है। अब आपने अपने पूरे लंग्स को ऊपर की तरफ उठा लेना है, भर लेना है इसमें। अब अपनी सांस को आपने रोक के 12 काउंट करना है, लंग्स ऊपर की तरफ, पूरी ऑक्सीजन आपने भर ली। अब एक्सहेल फ्रॉम द माउथ, 6 काउंट करते हुए एक्सहेल करना है, और बिल्कुल एब्स को अंदर की तरफ स्क्वीज कर लेना है। जब सांस, याद रखें, जब सांस अंदर जाए तो पेट बाहर आएगा, अच्छा, और जब सांस बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा। इसे कहते हैं बेली ब्रीदिंग। अगर मैं कहती हूँ, अगर हम ये स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में ये पढ़ाना शुरू कर दें इस इल्म को, ब्रीदिंग की सिर्फ टेक्निक बता देना, तो सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। आजकल आप देखें हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, एक बंदे के लिए रेशो ये है कि 1200 लोगों के लिए एक डॉक्टर है, बिल्कुल, मरीज इतने ज़्यादा हैं। तो अगर हम इसको, बच्चों को ये अवेयरनेस दे दें, जापान में स्कूल्स में बच्चों को बेली ब्रीदिंग सिखाई जाती है, योगा आसना। हमारे यहाँ पे तो बच्चा मतलब छोटे छोटे बच्चे जो है वो डिप्रेशन, हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास आते हैं 3-4 क्लास के बच्चे, जिनके पेरेंट्स कहते हैं एंजाइटी, अब इनको एंटी डिप्रेसेंट दे रहे हैं। फिर मैं जब उनको योगा करवाती हूँ, ब्रीदिंग करवाती हूँ, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह के, अब ये कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं है, आप खुद करें। योगा तो इतना इजी है कि आप डिपेंडेंट ही नहीं है, ना आपको मशीन्स की ज़रूरत है, ना आपको पार्क्स में जाके भागने की ज़रूरत है। आपने तो इसकी 1 या 2 महीने क्लासेस लेके पूरी ज़िंदगी के लिए आप मुस्तफीद हो सकते हैं। सिर्फ फोकस्ड रहने की ज़रूरत है, आपका मेंटली फोकस्ड रहना। जिस दिन आपने अपने माइंड पे कंट्रोल कर लिया ना, समझेंगे आपकी गेम चेंज हो गई है। अच्छा, वो मैडम, जिस तरह बात हमने की कि बहुत से लोग हैं अपना वज़न कम करने के लिए भी योगा का इस्तेमाल करते हैं, योगा करते हैं, लेकिन वैसे तो वो बड़े खूबसूरत से और फिट रहते हैं, लेकिन उनके फेस पे बहुत ज़्यादा फैट आ जाता है और चब्बी फेस लगना शुरू, जैसे मेरा है। तो मैं चाहूँगी कि हमें आप बताएं कि फेस के लिए भी क्या ऐसी योगा टेक्निक्स हैं जिससे हम कर सकते हैं? जी, फेशियल योगा है जिसमें आप हमेशा डेली बेसिस पे, अभी मैंने कल ही लेक्चर अपनी क्लास में दिया और अपने पेज पे भी मैंने पूरा अपलोड किया है कि आपने अपना फेशियल योगा कैसे करना है। अच्छा, प्रॉब्लम तो मेरा भी यही है, मेरा भी राउंड फेस है, जब भी टीवी पे आती हूँ आपका फेस बहुत बड़ा लग रहा है। जिन लोगों का राउंड फेस होता है वो ज़्यादा ही बड़ा, वो ब्रॉड लगता है, लेकिन आपने इसको आगे से आपने फिश स्माइल, इसे कहते हैं फिश स्माइल, और अंदर से अपने जॉ को खोल लेना, दांतों को खोल लेना, आगे से बंद करें और अंदर से खोल लें। आप देखें आपको यहाँ कितना प्रेशर आएगा। उसके बाद आपने इसको ऊपर की तरफ लेके जाएं। अब ऊपर ले जाके आपने सॉलो करना है, सॉलो करने की कोशिश करें, अपना सलाइवा अंदर लेके जाने की कोशिश करें। होगा ही नहीं आपसे, बहुत मुश्किल है। हाँ, अब योगा में कुछ ऐसी चीजें हैं जो देखने में दिखाई देते हैं कि वो हो ऐसे बैठे हुए हैं, हाँ, बस क्रॉस लेग में बैठे हैं, इस तरह से हमारा वेट कम हो जाएगा। जब आप 2 बार उनको सूर्य नमस्कार करवाते हैं तो कहते हो माय गॉड, पूरी बॉडी के तमाम मसल्स जो है उस पर काम, हेड टू टो आपके मसल्स जो है ना, आपको फील होता है
तो मेरे कहने पे जिन लोगों को भी एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, आर्थराइटिस है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आप मेरे कहने पे सिर्फ योगा को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मिरेकल्स हो रहे हैं, मिरेकल्स हो रहे हैं। आप इसको बिल्कुल मज़हब से रिलेट ना करें। माशाल्लाह मौलाना तारिक जमील जो हैं वो भी योगा करते हैं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कोई हिंदुइज़्म इसमें है या कोई ओम, शायद कोई ऐसा नाम। आपने इसको ला इलाहा इल्लल्लाह लेकर चलना है, दरूद पाक को लेकर चलना है। तो मैं तो अपनी क्लास में दरूद पाक से शुरू करती हूँ, दरूद पाक पे एंड करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे रिजल्ट आते हैं, ऐसी दुआएं आती हैं कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, योगा में कुछ ऐसे कलर्स भी होते हैं जिनको देखना हमें चाहिए और जो एनर्जी चक्रास के साथ ना 7 एनर्जी के चक्रास है ना, ये जो हमारा स्पाइन है ना, ये इसके हमारे चैनल्स हैं, एनर्जी के चैनल्स हैं जी। तो इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं उनको। जैसे मैंने आपको बताया कि 8 लिम्स हैं, उसमें प्रत्याहारा है, धारणा है, ध्यान है, फिर समाधि है। समाधि जो जब हम योगा कर लेते हैं उसके बाद हम बिल्कुल ऐसे लिटा देते हैं जैसे हमारी बॉडी में जान ही नहीं, बिल्कुल हमने हेड टू टो सारे क्लाइंट्स लेट जाते हैं और फिर सिर्फ मेरी आवाज़ होती है और सब लोग बिल्कुल रिलैक्स। मैं मेडिटेशन, जैसे आपने खुद से मेडिटेशन करनी है ना, उस तरह से मैं मेडिटेशन करती हूँ। उनसे मैं कहती हूँ आपने सिर्फ मेरी आवाज़ को सुनना है, अच्छा, और आप बिल्कुल रिलैक्स। और आप यकीन करें कि 30 मिनट्स या 20 मिनट्स के बाद सब लोग बिल्कुल रिलैक्स होते हैं। अगर मैं उनको 5 से 10 मिनट बुलाती भी रहूँ ना तो वो मेरा जवाब नहीं आएगा। इतना रिलैक्स हो जाते हैं समाधि में, शवासना में। और मेडिटेशन तो खैर आपने खुद करनी है। मेडिटेशन तो आप हर नमाज के बाद कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट मुख्तस कर लें कि मैंने सिर्फ अपने आप, कुछ नहीं आता ना तो अपने अंदर देखें, ये आ गया चक्र है, यहाँ पे अल्लाह लिखे लाइट से, अल्लाह को फील करें ऐसे कि मैंने यहाँ पे लाइट से अल्लाह लिखा हुआ है और आसमान से एक वाइट रोशनी आ रही है, अल्लाह का नूर आ रहा है, जो ये क्राउन चक्र, ये आपका क्राउन चक्र है, यहाँ से आप पेनिट्रेट हो रहा है आपकी बॉडी में। और आप जस्ट ब्रीदिंग करते रहे, लंबी सांस लेते रहे और लंबी सांस बाहर निकालते रहे। और जो सांस आप ले रहे हैं, पॉजिटिविटी आपकी बॉडी में आ रही है, और जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो बाहर निकलती जाती है जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं। तो जनाब, आज आप लोगों ने लाजमी घर पर योगा ट्राई करना है ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है हमारी बॉडी के अंदर भरती जा रही है उसको हम बाहर फेंक सके और पॉजिटिविटी अंदर लेकर जा सके। हुमैरा खान वेलनेस एंड योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थी। हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और इतनी अच्छी टेक्निक्स हमें आप योगा की बताकर जा रही हैं कि जिससे हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम लाहौर और लाहौरियों के मसाइल डिस्कस करते हैं। जनाब, लाहौरियों के मसाइल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। एक से निकलते हैं तो दूसरे पे फंस जाते हैं हम लोग। बिजली की लोड शेडिंग से सताए अवाम अब गैस की लोड शेडिंग का अजाब झेल रही है। चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं, हीटर जला ही नहीं सकते हैं हम घर पर। अब मतलब सर्दी में ठिठुरने के साथ साथ अब भूखे भी हमें रहना ही पड़ेगा। और अवाम को किस बात की सजा दी जा रही है ये मुझे समझ नहीं आती है। ख़वातीन सुबह अज़ान के वक्त खाना पकाना शुरू करती हैं और रात तक वो भी अगर किस्मत अच्छी हो हमारी तो बन जाता है खाना, वरना भूखा सोना हमारा मुकद्दर में लिख दिया जाता है, हमारे मुकद्दर में। तो खाली लाहौर नहीं बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का जो बहरान है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इंतज़ामिया बेबस दिखाई देती है और ख़बरें कुछ ऐसी आ रही है कि 2023 में गैस का बहरान अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। मतलब अब यूं समझ लिया जाए कि जनाब गैस नायाब हो जाएगी और आने वाले वक्तों में ये सिर्फ अजायब घर में नुमाइश के लिए लगी होगी। तो रवा साल 2023 में गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी, अवाम को मजीद किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, सिलेंडर्स कितने महंगे हो गए हैं, गैस बहरान पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात किया है, इन सारे सवालात के जवाबात लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, फ़हद अमीन है। फ़हद, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? तो ये ठीक है आपकी? ठीक ठाक है, लेकिन बिल्कुल भी ये जो सर्द मौसम है इसमें जो हालत है वो बहुत ज़्यादा गैर हो चुकी है क्योंकि घर में गैस नहीं आ रही है, ना खाना पकाने को गैस मिलती है, ना हीटर जलाने को गैस मिलती है। तो क्या सूरत हाल है? लाइट नहीं होती है गर्मियों में जब लाइट चाहिए होती है, अब सर्दियों में गैस नहीं होती। क्या लोड शेडिंग इन्होंने शुरू की हुई है हर चीज़ की? अब तो इवन के अब तो बिजली की भी लोड शेडिंग हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। देखें मुनीबा, इस वक्त सूरत हाल ये है कि गैस और बिजली दोनों ही बुनियादी ज़रूरियात हैं शहरियों की।
इस वक्त सूरत हाल ये है कि सर्दी अपनी पीक पे है और ये दोनों चीज़ें ही लोगों को जो है वो बिला तातुल मैसर नहीं है। किसी इलाके में तो बिल्कुल ही गैस मैसर नहीं है और जिन इलाकों में है वहाँ पर जो है वो गैस की गैर एलानिया बंदिश जो है वो की जाती है। पूरे लाहौर में बल्कि जो है वो दीगर शहरों में भी रात को 10 बजे के बाद गैस मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाती है और उसके बाद सुबह जो है वो फजर के टाइम पे गैस दोबारा जो है वो आना शुरू हो जाती है। तो बड़ी प्रॉब्लम है लोगों को। जो गुंजान आबाद इलाके हैं और ख़ास तौर पर जो टेल पे इलाके हैं, टेल एंडर, वहाँ पर तो सारा दिन उन लोगों को गैस दस्तयाब नहीं है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतज़ामिया की जानिब से ये दावा किया गया था कि मौसम सरमा में कम अज़ कम लोगों को जो खाने के औकात हैं उन औकात में जो है वो गैस बिला तातुल फराहम की जाएगी, मगर टेल के इलाकों में और ख़ास तौर पर गुंजान आबाद इलाकों में लोगों को ये सहूलत मैसर नहीं है। सुबह के टाइम नाश्ते के औकात में भी गैस नहीं होती और रात को खाने के औकात में भी गैस नहीं होती। सुई नॉर्दर्न ने 3 जो है वो औकात कार दिए थे कि इन औकात में हर सूरत फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, जिनमें सुबह नाश्ते का वक़्त था, दोपहर का खाने का वक़्त था और रात का खाने का वक़्त था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि इससे ज़्यादा हम गैस नहीं दे सकते, क्योंकि गैस की जो अगर शॉर्टेज की बात की जाए तो इस वक्त कुदरती गैस 800 से 900 MMCFD सिर्फ जो है वो इनको मिल रही है। अच्छा। और जो तलब है आपकी वो 26 से 2700 तक पहुंच जाती है मौसम सरमा में। ठीक है, सही। उसमें सिस्टम गैस इतनी है, उसके बाद उसमें दरामदी RLNG जो है वो शामिल की जाती है और दरामदी RLNG इतनी महंगी है कि वो अफोर्डेबल नहीं है कंपनी के लिए भी कि वो उसमें शामिल करके घरों को, घरेलू सार्फिन को वो गैस फराहम करे, क्योंकि घरेलू सार्फ का जो टैरिफ है बहुत कम है तो उसका टैरिफ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया का क्लेम ये है कि हमारे पास गैस वाफर मिकदार में मौजूद है, मगर दरामदी गैस, ठीक है ना, कुदरती जो सिस्टम गैस है वो तो वही 800 से 900 MMCFD जो है वो मिलती है महाना, यानी कि वो मिलती है। और जो उसका क्या नाम है, दरामदी गैस है, वो शामिल करके तो इंडस्ट्री भी चलाई जाती है और उसके साथ साथ इस दफ़ा अभी तक बेहतर सूरत हाल ये है कि अभी तक इंडस्ट्री को बंद नहीं किया गया, अभी तक इंडस्ट्री को भी गैस जा रही है, मगर घरेलू सार्फिन को दरामदी गैस जा रही है, क्योंकि घरेलू सार्फिन को जो है वो घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात जो है वो पूरी करने के लिए उन्होंने कहा था जी 3 टाइम तो हम लाजमी गैस देंगे। मगर टेल एंड के इलाकों में कुछ प्रॉब्लम ये भी है कि वहाँ पर एक तो पाइपलाइनें बहुत पुरानी हैं और दूसरा जो है वो कुछ लोग, चूँकि गुंजान बहुत से इलाके हैं वहाँ पर गैस की मिकदार कम होने की वजह से लोग कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है तो अगर एक गली में कंप्रेसर इस्तेमाल होता होगा तो वो उस पूरी गली की गैस बंद हो जाएगी। अच्छा, सिर्फ उसके घर में आएगी जिसने कंप्रेसर इस्तेमाल जो कर रहा है। अच्छा, ये भी एक जो है वो इसको कह सकते हैं कि सोशल ईवल ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि लोग दूसरों का ख्याल नहीं रखते और ख़ुद जो है वो कंप्रेसर चला के अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं, मगर जो दूसरे हैं अगर थोड़ी थोड़ी गैस सबको मिले तो वो गुजारा चल जाए, मगर हाँ। जब आप खुद वो एक जो है वो खुद गर्जी वाला काम करेंगे। कंप्रेसर वालों के खिलाफ इन्होंने एक मुहिम भी तो शुरू की थी। हाँ जी, कंप्रेसर के खिलाफ सुई नॉर्दर्न की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें अब ये हुकूमती लेवल पे फैसला किया गया है, वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है, वज़ीर आज़म की ये हिदायत है कि जो अब कंप्रेसर इस्तेमाल करेगा उसके खिलाफ FIR का जो है वो दर्ज की जाएगी। पहले तो उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता था, 1 माह कनेक्शन मुनक़ता रखा जाता था, फिर अगर दूसरी दफ़ा वो कंप्रेसर इस्तेमाल करे तो फिर पूरी सर्दियाँ उसको गैस नहीं दी जाती थी। मगर अब इस सज़ा के साथ साथ उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के भी जो है वो अहकामात हो चुके हैं और वो अब जो कंप्रेसर इस्तेमाल करेंगे उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। क्या अभी तक हुई है किन्हीं के खिलाफ? नहीं, अभी तक जो है वो शुरू नहीं हुआ ये मामला, अभी होगा। अच्छा, सबसे बड़ा जो मसला है लोगों का वो जो है एक तो गैस नहीं आ रही, दूसरी LPG जो है उन्हें सस्ते दामों नहीं मिल रही। ओगरा की जानिब से जो LPG की कीमत है वो 204 रुपये मुकर्रर की गई है, मार्केट में आप जाएं 210, 215, 220 रुपये में आपको मिलती है, यानी कि यहाँ भी हुकूमती जो इदारे हैं, ओगरा है, उसके बाद इंतज़ामिया है, वो इस कीमत को कंट्रोल करने में नाकाम है। अगर ये LPG सस्ती हो, अगर आप गुज़िश्ता साल 2020 में चले जाएं तो यही LPG इन्हीं दिनों में इससे यानी कि आप सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में ये LPG 90 रुपये फ़ी किलो थी। ठीक है, 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। 2021 की बात की जाए तो उस वक्त 120-130 रुपये किलो थी। सही। ठीक है, और अब इस साल आप देखें
एलपीजी जो है वो 204 रुपये ओगरा ने रेट मुकर्रर किया है, मगर मार्केट में इस वक्त 220, 215, 210 यानी कि पूरे लाहौर में एक कीमत पे एलपीजी भी फ़रोख्त नहीं की जा रही। हर दुकानदार जो है वो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे एलपीजी फ़रोख्त कर रहा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ये सबसे बड़ा इशू है। जब सिस्टम गैस बंद हो जाती है तो लोगों का इन्हिसार होता है मुतबादल ईंधन पे, मुतबादल जितने भी ज़राए हैं उन पे इन्हिसार होता है, जिनमें लकड़ियाँ हैं, उसके बाद कोयला है, उसके बाद ये एलपीजी है। सबसे मेन पे तो एलपीजी आती है क्योंकि लकड़ियों का अब ज़रा सिस्टम थोड़ा कम हो गया, लोग ज़रा कम चलाते हैं लकड़ियाँ। एलपीजी चूँकि जो है वो रीचेबल है और वैसे भी जो है वो उसका कोई इतना नुकसान नहीं होता। लकड़ियाँ ख़वातीन अब जलाते हुए भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होती हैं। एलपीजी जो है उसका वो धुएँ शुएँ वाला सिलसिला नहीं होता, इसलिए लोग ज़्यादा एलपीजी इस्तेमाल करते हैं। अब देखें एलपीजी महंगी हो गई है, लकड़ियाँ मुश्किल से ही मिलती हैं। लाहौर में कहाँ लकड़ियाँ मिलनी हैं आपको, कुछ चंद एक टाल दिखाई देते हैं जिन पे लकड़ियाँ जो है वो लोगों को बेअसर होती हैं और सिस्टम गैस आती नहीं। तो एक गरीब फैमिली जिसकी 20-25 हज़ार इनकम है, कम से कम इनकम 20-25 हज़ार रुपये होगी, वो कैसे अफोर्ड करेगी? वो रोज़ाना की बुनियाद पर ना तो बाज़ार से लाके खाना खा सकती है, सुबह ना तो वो लोग सुबह नाश्ता बाज़ार से कर सकते हैं, ना दोपहर का खाना बाज़ार से खा सकते हैं और ना रात का खाना। अगर ये 3 टाइम वो खाना बाज़ार से खाएंगे तो वो उनकी जो इनकम है वो जितनी उनके पास आते हैं, जितने पैसे उनके पास आते हैं उसमें तो उनका गुजारा ही नहीं हो सकता। गुजारा ही नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे। फिर बिल भी आपने मुतवातर देना है, गैस आए ना आए आपका बिल आना है। यानी कि बिल चाहे कम ही होता है, जो आम सारफ होता है उसका बिल चाहे 200-500 हज़ार रुपया होता है मगर आता है बिल, ठीक है। तो ये इस वक्त ये दो ही बुनियादी ज़रूरतें हैं, बिजली की और गैस की। हाँ। और ये दोनों ही जो है वो इस दफ़ा तो गर्मियों में भी गैस का बड़ा प्रॉब्लम रहा है। अब तो सर्दियों में मजीद जो है वो आगे जैसे जैसे जो है वो इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, नए साल का तोहफा मिलता जा रहा है। मिल रहा है कि सर्दियों में भी बिजली की लोड शेडिंग हो रही है और गैस की लोड शेडिंग हो रही है। अच्छा, पिछले कुछ अर्सा पहले बड़ी खुशखबरियाँ दी जा रही थी आवाम को कि डेरा गाजी खान में जनाब कुछ गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और उसकी वजह से जो बहरान है शायद उसमें कमी वाक़ई हो, तो ऐसी कोई इसमें हकीकत है? बिल्कुल जी, ये अभी बल्कि ज़्यादा देर नहीं है हुई, ये चंद ही दिन पहले की बात है। वजारत पावर डिवीजन नहीं तो फहद ये वो वाला तो नहीं काम होगा कि राना साहब जिस तरह तेल ढूंढते रहे थे समंदर में तो ये हम लोग गैस के ज़खायर ही वहाँ पर ढूंढते रहे? नहीं, गैस का ज़ख़ीरा तो एक मिला है। हाँ। जो वफाकी हुकूमत की एक जो है वो प्रेस रिलीज़ भी थी, उनके टिकट्स भी आए थे कि हमें जो है वो डेरा इस्माइल खान में जो है वो एक गैस का ज़ख़ीरा मिला जिसमें 39.12 मिलियन मकब फिट गैस रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो निकाल सकेंगे, इतनी उसकी जो है वो है कैपेसिटी है। और दूसरा वहाँ से 1840 बैरल तेल भी जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर निकल सकता है। तो ये जो है वो साल शुरू होने से पहले ही हुकूमत की जानिब से एक अवाम को खुशखबरी दी गई थी। इसी तरह बल्कि वफाकी हुकूमत का ये जो है वो कहना है, पावर डिवीजन का ही, कि इस तरह के 15 पहले भी दरियाफ्त हो चुके हैं। 15 साइट से पहले भी इस तरह की जो है वो गैस और तेल दरियाफ्त हो चुका है। मगर देखें, जब तक आवाम को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा उस वक्त तक तो आवाम के लिए सिर्फ जो है वो खामोशी है। तो अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली आप देखें, सुबह जो है वो जब आपने ऑफिस आना है तो उस वक्त बिजली नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन फहद ये सर्दियों में किस चक्कर में बिजली की लोड शेडिंग कर रहे हैं? चले गर्मियों में तो समझ आती है कि गर्मी में बिजली बचत कर रहे हैं बिजली की, लेकिन सर्दियों में किस चीज़ की लोड शेडिंग हो रही है? पैदावारी यूनिट जो है वो ट्रिप कर जाते हैं, ट्रांसमिशन लाइनें और दूसरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है मैदानी इलाकों में। हमें यहाँ पर शहर में ज़रा कम दिखाई देती है, अगर आप शहर से थोड़ा सा हट के जाते हैं तो बहुत धुंध है। अच्छा, इस धुंध से बचने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं ट्रांसमिशन लाइनों पर, और उसके साथ साथ इनकी सफाई की जाती है इस धुंध से आने से पहले। ओके, ठीक है जी। NTDC नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी और लेस्को लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी 132 kV की जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो लेस्को उनको डील करता है। अच्छा। और 220 और 500 kV की जो लाइनें हैं वो नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी उनको डील करती है। उनकी मेंटेनेंस, उनकी सारी जो है वो जिम्मेदारी NTDC की है और 132 की जिम्मेदारी जो है वो लेस्को की है। होता क्या है
जब बहुत ज़्यादा धुंध होती है, धुंध में होती है नमी और जो लाइनों पे गर्द होती है वो जम जाती है और उसके बाद उसमें कार्बन बनता है जिसकी वजह से वो ट्रिप कर जाती है। अच्छा। ब्रेक डाउन आ जाते हैं, तारे टूट जाती हैं, स्पार्क हो जाते हैं। उसकी वजह से यानी कि अगर एक अच्छा, यही सारा प्रॉब्लम तो गर्मियों में भी होता है फहद के जी, लोड ज़्यादा होता है बिजली की तारों के ऊपर, या जितने भी ट्रांसफार्मर्स होते हैं स्पार्क आ जाता है, तारे टूट जाती हैं, कनेक्शन मुनक़ता हो जाते हैं, तो यही प्रॉब्लम फिर सर्दियों में भी आ रहा होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये इसकी मेन वजह यह है कि प्रॉपर मेंटेनेंस। हाँ देखें, जब तक प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं उन चीज़ों की होगी, मैं अभी उसी तरफ आ रहा था कि ये चीज़ें मैं पहले ये बता रहा हूँ कि किन किन के इख्तियार में है ये चीज़ें, किसकी जिम्मेदारी है। सही। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी वो पूरी नहीं करते। वो होता क्या है कि आप 220 kV की मेन लाइन को अगर आप मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो जैसे ही ये शदीद धुंध होगी, अच्छा। आपने देखा होगा पिछले साल ब्रेक डाउन हो गया था, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था और पूरा आधा मुल्क जो है वो पूरा मुल्क मुतासर हुआ था। आधे मुल्क की बिजली बंद हो गई थी। बिल्कुल। तो ये बेसिकली जब तक आपने इनकी, अच्छा ये जो धुंध से पहले जो होते हैं ना 3 माह, जी, गर्मी और सर्दी के दरमियान में जो 2 माह होते हैं, उनमें इन्होंने मेंटेनेंस करनी होती है इसकी। ठीक है जी, उनमें इनके डिस्क वाश करनी होती हैं, धोना होता है उनको अच्छी तरीके से, और उसको जो है वो मौसम सरमा के लिए तैयार करना पड़ता है कि मौसम सरमा में धुंध लोग वो जो महकमे हैं वो पहले एक्टिव होते हैं कि भाई धुंध आने वाली है, पता होता है कि धुंध आनी है। हर साल दिसंबर में, जनवरी के शुरू में धुंध आनी है, तो स्मोक और फॉग से बचाव के लिए उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस की जाती है। वो प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ये मसाइल का सामना करना पड़ता है और ब्रेकडाउन होती है। इस वक्त आप देखें कि लेस्को की अगर बिजली की तलब की बात की जाए तो लेस्को की बिजली की तलब मौसम सरमा में 2700 से 2800 मेगावाट है, जो मौसम गर्मा में 5400 से 5600 और 5800 मेगावाट तक पहुंच जाती है। ठीक है, अब 2800 मेगावाट है मगर उतनी भी बिजली लेस्को को मैसर नहीं है। यानी कि 2700 मेगावाट अगर तलब है तो 2500 मेगावाट बिजली दी जा रही है एनपीसीसी की जानिब से, 200 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। लोड शेडिंग हो रही है गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, तो इसका हल क्या है, क्या निकलेगा हल? देखिए जी, सबसे पहले तो इसका हल ये है कि प्रॉपर तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन और बिल दे दें, उसको भी तो बेहतर करना है ना। मेंटेनेंस अगर बेहतर करेंगे तो तभी ये ब्रेकडाउन्स वगैरह नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे है कि जो मेंटेनेंस है वो वक्त पर मुकम्मल होनी चाहिए। जैसे जो मैंने आपको बताया कि 220 kV और 132 kV मेन लाइनें जो हैं वो ट्रांसमिशन लाइनें हैं, इनकी प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस हो, एक इनकी डिस्क वॉशिंग हो, गर्द ना जमे उन पर, फिर जो है वो मामला बेहतर होते जाते हैं। अच्छा, दूसरा जो आपके जनरेशन है वो भी कम हो जाती है सर्दियों में, चूँकि पानी का मसला होता है, जनरेशन हाइडल जनरेशन कम हो जाती है, इसकी वजह से भी मसाइल है। चूँकि आपकी तलब कम होती है इसलिए इतना सर्दी में इतना फील नहीं होता लोड शेडिंग का ना। अगर सुबह बिजली नहीं है तो फिर आपने जब ऑफिस आना उस वक्त आपको परेशानी होनी है, अगर आपने ऑफिस नहीं आना फिर कोई परेशानी नहीं है। और इसके साथ साथ अच्छा मेंटेनेंस वर्क भी जारी है, अब लेस्को का मेंटेनेंस वर्क भी जारी है। उसकी मद में भी जो है वो किसी इलाके में हर मंडे को बिजली चली जाती सारा दिन, सुबह से लेकर हमारे इलाके में बुध को जाती है पूरा दिन। किसी यानी कि हफ्ते के मुख्तलिफ दिन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में बिजली जाती है और वो वहाँ पर मेंटेनेंस वर्क होता है। वो मेंटेनेंस वर्क हो रहा है मौसम गर्मा के लिए। अच्छा, वो ट्रांसमिशन लाइनें ये जो 11 kV है उस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, 11 kV के फीडर्स पे काम किया जा रहा है। जो उसका क्या नाम है, ट्रांसफार्मर्स हैं, उनके जंपर वगैरह किए जाते हैं ताकि मौसम गर्मा में जो है वो परेशानी ना हो। मगर आप देखेंगे कि मौसम गर्मा में फिर परेशानी होगी लोगों को, क्योंकि ये काम सारे जो हैं वो सिर्फ जो है वो दिखावे के और काम चलाने के, ये प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होनी चाहिए। नहीं तो वजह क्या है? मतलब इनके पास फंड्स नहीं है, लोग नहीं है, मैन पावर कम है, उसकी वजह से होता है, क्या वजह है? देखिए, फंड्स तो लेस्को के पास बहुत है। अच्छा। लेस्को एक अमीर कंपनी है, लेस्को को फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैन पावर कम है। अच्छा। स्टाफ की लेस्को के पास कमी है। ठीक है, क्यों नहीं बढ़ाते हैं? फंड्स का कोई मसला नहीं है तो फिर क्यों नहीं मैन पावर क्यों नहीं बढ़ाते? मैन पावर बेसिकली तो अब जो है वो गुज़िश्ता 5 साल हो चुके हैं भर्तियां नहीं हुई सरकारी। 5 सालों से भर्तियां नहीं हुई। और जो उसका क्या नाम है, लोग थे वो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो लाइन स्टाफ था वो रिटायर्ड हो चुका है, नए बंदे नहीं आए। अब लेस्को की तमाम सब डिवीजन में किसी में भी
एक वक्त में एक या दो लाइनमैन मौजूद होते हैं। अब देखें 40,000 कंज्यूमर है एक सब डिवीजन का, और वहां पर सिर्फ एक वक्त में 8 घंटे में एक या दो ज्यादातर एक ही हैं, मगर कहीं कहीं दो भी हैं। कहीं पे जैकपॉट लग जाता है तो दो चले जाते हैं। वो सब डिवीजन जो है वो बड़ी बेहतर हालत पे कैसे समझते हैं लोग कि वो बेहतर है, क्योंकि वहां पर 2 लाइनमैन हैं एक वक्त में। 3 वक्त की ड्यूटी है, यानी कि 3 टाइम की ड्यूटी है जो है वो मुख्तलिफ औकात में, सुबह और शाम और रात को। मगर जो एक वक्त में सिर्फ एक या दो लाइनमैन है। अच्छा 40,000 कंज्यूमर है, अगर 2 ट्रांसफार्मर एक ही दफ़ा में जल गए तो एक लाइनमैन उधर चला जाएगा, एक लाइनमैन उधर चला जाएगा। जो दूसरी कंप्लेंट्स हैं वो ख़त्म। आपके घर की बिजली का छोटा सा मसला बन गया, छोटी सी तार टूट गई है ना, आपको कम से कम 4 से 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई आएगा फिर आके वो तार ठीक करेगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि मैन पावर नहीं है। दूसरा एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है। प्रॉपर सिस्टम बनेगा, ठीक है, फिर इसके मामलात कुछ बेहतर होंगे। जो ऑफिशियल नंबर हैं वो उठा के साइड पे रख देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, बिजी कर दिए जाते हैं वो। एसडीओ फोन नहीं उठाते आपका। एक एसडीओ के बस की बात नहीं है कि 40,000 कंज्यूमर, उसके बिल के ऊपर नंबर लिखा, हर बंदा उठता है। अगर एक गली की बिजली बंद है तो उस गली में 100 घर है तो वो 100 का 100 एसडीओ को फ़ोन करेगा, उस नंबर पे फ़ोन करेगा। एक बंदे के बस की बात नहीं है कि वो इतने फ़ोन अटेंड कर सके। इसके लिए प्रॉपर एक हेल्पलाइन होनी चाहिए, जिस तरह गैस की भी हेल्पलाइन है। स्विगी गैस की प्रॉब्लम आती है तो एक सेंट्रल कंप्लेंट सेल होना चाहिए, जिसमें जो है वो तमाम कंप्लेंट्स आएँ और वो प्रॉपर तरीके से उस सब डिवीजन को जाएँ और वो उस दौरानिए में जो है वो उस प्रॉब्लम को हल किया जाए। मगर यहाँ पर जो है वो सिस्टम ही नहीं दिखाई देता आपको या तो ताल्लुक इस्तेमाल करना पड़ता है, किसी दोस्त को कहो, उसका कोई एसडीओ को या लाइनमैन को ताल्लुक वाला है तो वो जाके कहे तो फिर वो जो है वो आएगा ठीक करके जाएगा। तो ये इस वक्त सारा सिस्टम ही जो है वो अजीब सा हो चुका है, लोग परेशान हैं। ये 2 बुनियादी ज़रूरियात हैं और अगर ये दोनों नहीं मिलती तो आप समझ लें कि आप पत्थर के दौर में हैं। आपकी पूरी मतलब लाइफस्टाइल जो है, लाइफ सर्कल ही वो मुतासर होना शुरू हो जाता है। देखिए बिजली नहीं आनी, पानी नहीं आना, कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल पानी नहीं आना, ऊपर से गैस नहीं है आपके। वैसे ही गैस तो एक हमारा वो कौमी खेल ही बनता जा रहा है कि गैस ही नहीं है, रात को गैस ही नहीं है। चले बात 2023 में कोई आवाम के लिए खुशखबरी है आपके पास, ये वही रोना धोना है हमारे पास? देखिए जी 2023 में भी गैस के न्यू कनेक्शन नहीं मिलने अभी भी, जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी और वफाकी हुकूमत का ये क्लेम है कि हमारे पास गैस नहीं है, हम इसलिए घरेलू गैस कनेक्शन नहीं दे रहे। आप देखिए 1.5 साल हो चुका है घरेलू गैस कनेक्शन बंद है। लोगों ने अपने डिमांड नोटिस जमा करवाए हुए हैं, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वो ये कंपनियां जमा करके बैठी हुई हैं लोगों के। ना ही समझे फिर इनकी तरफ से रिलीफ नहीं दिया, इनकार ही है इनकी तरफ से, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा अभी तक कुछ। और 2023 में भी वही पुरानी रविश और पुरानी कहानियां ही हमें देखने को मिलेगी। बिजली, गैस, पानी, रोना धोना, यही सारा कुछ जनाब हम लोग भी इस पर बात करते रहेंगे। फ़ाद अमीन हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। फ़ाद बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। और जनाब मुल्क की सियासत में इस वक्त तहरीके अदम एतमाद का शोर बहुत सुनाई दे रहा है। अपोजिशन की जानिब से नए हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं और हुकूमत भी अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए अपने इत्तेहादियों को जमा करके आए रोज बैठक कर रही है। और पीडीएम ने वज़ीर आला पंजाब, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला किया और दोनों जानिब से शोला बयानी और लफ्जी गोलाबारी जारी रही। नाअहल और चोर के जुमलों का तबादला ख्याल भी किया गया और कई दिन सियासी शो चलता रहा और पंजाब की सियासत में भगदड़ सी मच गई थी। और आखिर में ये हुआ कि नून लीग ने अपना फैसला बदल लिया है। अब इसे यू टर्न कहें उनका, यहाँ पर हिकमत अमली में तब्दीली है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ले ली है। और कहा जा रहा है कि नंबर पूरे ना होने पर नून लीग ने सुबकी से बचने के लिए तहरीके अदम एतमाद वापस ली है। और पंजाब असेंबली में पंजाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इत्तेहाद को वाज़े बरतरी भी हासिल है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
क्योंकि तहरीक इंसाफ के सरबरा इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया था, जबकि दूसरी जानिब हमने देखा कि उनके इत्तेहादी और पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से गुमगू की कैफियत का शिकार थे और वो भी अब वाजे कर चुके हैं कि इमरान खान के कहने पर वो असम्बलियाँ तोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी ज़ाती राय में असम्बलियाँ तोड़ना दानिशमंदाना इक़दाम नहीं है, क्योंकि अभी पंजाब में बहुत से जो तरक्याती काम हैं वो होने वाले बाकी हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। नून लीग की जानिब से जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ली गई है, ये किस जानिब इशारा है, किसका हुक्म है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है लियाकत अंसारी हैं, जनाब नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लियाकत साहब बताइएगा, नून लीग ने अपनी तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये क्या हिकमत अमली चेंज हुई है या यू टर्न है उनकी तरफ से? बुनियादी तौर पर मुस्लिम लीग ने 3 अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई थी, एक वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ, दूसरी स्पीकर और तीसरी डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। कुछ रोज पहले जो है इन्होंने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ जो अदम एतमाद की थी उस वक्त वापस ली, और अब गुज़श्ता रोज जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली। बुनियादी तौर पर जो अदम एतमाद की तहरीक जो भी उसका मुहर्रिक होता है उससे अपने नंबर गेम पूरे करने होते हैं, उसे 186 का गोल्डन नंबर जो है वो उसकी अक्सरियत साबित करना होती है। तो मुस्लिम लीग नून ने बुनियादी तौर पर ये वापस लेकर इस बात की जो है वो एक इशारा दिया है कि शायद उनके पास अभी नंबर्स पूरे नहीं है। वो मुस्लिम लीग का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ सामने आया है, उनका कहना है कि हमारा फोकस सिर्फ वज़ीर आला पंजाब का हवाले से एतमाद के वोट पर है। अगर देखा जाए तो गुज़श्ता दिनों कई धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अताउल्लाह तारड़ ने बिलखसूस ये दावा किया था कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ सीक्रेट बैलेट के तहत वोटिंग होगी और उसमें हम बड़ा सरप्राइज देंगे, लेकिन वो सरप्राइज ये निकला कि उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक ही वापस ले ली। मुस्लिम लीग नून तरफ चाहती ये है कि एतमाद के वोट के मामले पर नंबर गेम जो है वो हुकूमती इत्तेहाद यानी पीटीआई और काफी पूरा करे, और उनको इस बात की शायद कोई उम्मीद है कि कुछ अरकान जो हैं वो पीटीआई और काफी के साथ जो है वो नहीं होंगे। जैसे इमरान खान ने भी अपनी मीडिया टॉक्स में कई बार ये बताया है कि उनके 3 लेकिन लियाकत साहब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंटरप्ट करूंगी, और क्योंकि सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजन से भरी हुई है और मैं भी कंफ्यूज हूँ और हमारे देखने वाले भी कंफ्यूज हैं, क्योंकि यही अरकान हैं जिन्होंने अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोट देना है, और यही अरकान है जिन्होंने वज़ीर आला के लिए भी वोट देना है। तो नंबर गेम अगर वहाँ पूरी नहीं होगी तो फिर वज़ीर आला के लिए भी पूरी नहीं होगी। तो कंफ्यूजन क्या है कंफ्यूजन जो आपने हमारी क्लियर करनी है? किस तरह फोकस करेंगे फिर वज़ीर आला के ऊपर? मुनीबा, एक बात बुनियादी ये है कि जो वज़ीर आला का एतमाद का वोट होता है उसमें ओपन वोटिंग होती है। अच्छा। उसमें आपने आइस और नोज की लॉबी में जाना होता है, हर शख्स को पता होता है कि कौन किधर वोट कास्ट कर रहा है। इसलिए जो भी वोट जो है वो पार्टी पॉलिसी से हट के कास्ट करेगा वो नाहिल हो जाएगा, और जो उस दिन एब्सटेन करेगा, जो नहीं आएगा, वो भी उस दिन पार्टी पॉलिसी के तहत वो भी उसके खिलाफ भी रेफरेंस दायर हो सकेगा। तो वज़ीर आला के एतमाद में ये होता है कि कोई भी रुकन खुफिया तौर पर जो है वो अपनी यकीन दहानी पर अमल नहीं कर सकता। उसे बहरहाल या तो वज़ीर आला के एतमाद के वोट के लिए खड़ा होना है या उनके खिलाफ जो है वो अपोजिशन के साथ खड़े होना है। इसलिए उसमें आइडेंटिफिकेशन जो है, शिनाख्त जो है वो फौरी तौर पर हो जाती है। जहाँ तक सीक्रेट बैलेट है उसमें खुफिया राय शुमारी होती है, उससे अगर कोई पार्टी पॉलिसी से हट के भी वोट देगा तो उसको ट्रेस करना काफी मुश्किल होगा, और आप किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकते कि आपने वोट दिया है या नहीं दिया, आपको साबित करना मुश्किल हो जाएगा। तो सीक्रेट बैलेट में तो इस बात की गुंजाइश होती है कि कोई पार्टी पॉलिसी से हट कर चले जाएं। अच्छा। तो अब मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की उम्मीद थी कि शायद कुछ लोग एब्सटेन कर जाएं, उनको कहा जाए कि वो उस रोज ना आए, न्यूट्रल रहें, खैर गुजर हो जाएं। उसके इवज जो है उनको उनकी आइंदा की जो इधर से यकीनी तौर पर वो नाहिल होंगे तो उन्हें आइंदा की सियासत में मुस्लिम लीग नून जो है वो पंजाब में एडजस्ट करेगी। जैसे पिछले जो 25 लोग नाहिल हुए थे उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि उन्हें नाहिल करना है। बहरहाल नंबर गेम अगर मुस्लिम लीग नून के पास भी पूरा होता है तो उनको भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ऑफिस सबसे पहले छीनते, क्योंकि जो भी वोटिंग के अमल में
किरदार है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ही होता है। जब उसने वज़ीर आला के एतमाद के वोट में अगर आपका अपना स्पीकर मौजूद होता तो आप गवर्नर के एतमाद के वोट पर वो फौरी इनका इजलास तलब कर लेता, जो कि पीटीआई के स्पीकर ने फौरी इजलास तलब नहीं किया और उस पर एतराज आयद किया। तो मुस्लिम लीग की ख्वाहिश यकीनी तौर पर ये होगी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनका हो, ताकि जो है वो पंजाब असेंबली का कंट्रोल उनके हाथ में आईनी कानूनी तौर पर आ सके। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए नंबर गेम भी तो दरकार है। जी जी। लेकिन लियाकत साहब, अगर इनके पास नंबर गेम पूरी थी ही नहीं, फर्स्ट अगर देखा जाए कि शुरू से ही इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं थी नून लीग के पास, लेकिन फिर भी वो अदम एतमाद लेकर आए हैं, तरीके अदम एतमाद, तो क्या इसका मतलब ये था कि वो असम्बलियाँ तहलील होने से रोकना चाह रहे थे, इसलिए वो ये तहरीकें लेकर आए थे? बिल्कुल आपने दुरुस्त निशानदेही की है। बुनियादी तौर पर तो जून का यही एक फैसला था कि असेंबली की तहलील को हर सूरत रोका जाए, और अगर असेंबली की तहलील रुकती है तो ये यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग की स्ट्रेटजी का इसमें बहुत बड़ा हिस्सा होगा, और मुस्लिम लीग को ही इसका क्रेडिट जो है वो जाएगा कि वो असेंबली की तहलील रोकने में जिस अंदाज से भी है, कार्ड पोलिटिकल कार्ड जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन बहरहाल अगर असेंबली की तहलील रुक जाती है तो ये यकीनी तौर पर एक मुस्लिम लीग का एक जो प्रेशर टैक्टिक्स था उसका असर कह लें, एक ऐसी फजा बनी है कि उसमें अभी कम से कम ताखीर का शिकार तो हो गई है। जो 23 दिसंबर को असेंबली तहलील होना थी, जिसका ऐलान किया था इमरान खान ने, वो नहीं हुई। कि 2 जनवरी को जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास बुलाना था मुस्लिम लीग और पीटीआई का, वो नहीं हुआ, और फिर अब 11 जनवरी को मामला जो है वो दोबारा से समाअत का आगाज लाहौर हाई कोर्ट में एक वक्फे के बाद होगा, क्योंकि वो जो सर्दियों की छुट्टियों की वजह से जो समाअत थी वो 11 जनवरी तक मुलतवी की गई थी। तो महसूस ये हो रहा है कि मामला जो है कि अदालत क्या फैसला देती है, अदालत में हियरिंग किसका सवालत इख्तियार करती है, और फिर अदालत का जो फैसला होगा, अगर अदालत कुछ वक्त देके एतमाद के वोट के लिए कह देगी तो यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग तो यही चाहेगी कि एतमाद के वोट में परवेज़ लाई के कंधों पर बोझ होगा कि वो अपने अरकान के नंबर पूरे करें, तो इसलिए उनको कुछ नहीं करना होगा। ये पीटीआई और काफ लीग का इम्तिहान होगा। तो अब अदालती मामला से ही जुड़े हुए जो सियासत के ऐवान हैं उनमें उनके फैसले होंगे, क्योंकि बहरहाल सियासतदान तो अपने फैसले ऐवानों में करने में नाकाम रहे हैं। अच्छा लियाकत साहब, 11 जनवरी के बाद ही 11 जनवरी तक हाई कोर्ट का जो फैसला आया है कि उसके ऊपर प्रोसीड किया जाएगा, तो मुझे बताइएगा उससे पहले कौन सी डेट क्या फाइनलाइज हो पाई है कि वज़ीर आला के एतमाद के वोट के हवाले से पता चल पाया है ज़राए के मुताबिक? पंजाब एतमाद के वोट वाला अभी तक कोई प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट पीटीआई और काफ लीग नहीं कर रही। 11 जनवरी को जो पंजाब असेंबली का इजलास था उसको जो है वो अब 9 जनवरी को तलब कर लिया गया। रोज पे इजलास 2 बजे होगा। इसी इजलास में इम्कान था कि स्पीकर जो है वो अदम एतमाद की जो नून लीग की तहरीकें थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ उनको टेबल करने जा रहे थे, और टेबल करने के बाद 3 दिन के कम से कम 3 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 दिन के अंदर उन पर वोटिंग होनी थी। तो अगर इस इजलास में ये मोशन टेबल हो जाती तो फिर हर सूरत में वोटिंग होनी थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने उससे पहले ही ये अदम एतमाद की तहरीक वापस ले ली, ताकि जो 9 जनवरी से इजलास शुरू हो रहा है उसमें स्पीकर को एजेंडे पर रख कर टेबल न करते। तो अब जो एतमाद की वोट वाला मामला है, लगता है कि अभी पीटीआई और वो वाली गर्मजोशी एतमाद के हवाले से फिलहाल अदालत के ही फैसले की तरफ देखेंगे कि अदालत से क्या फैसला आता है, उसके तनाजुर में नया इकदाम उठाया जाएगा। वो सियासी तौर पर एक बयानिया बनाने के लिए जो है वो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की तरफ से तवातुर से ये बात की जा रही है। फवाद चौधरी ने भी कल ये बात की है कि हम एतमाद का वोट लेकर जो है बाद में असेंबलियां तहलील कर देंगे। तो अभी तक इसके लिए कोई डेट तो इन्होंने फिक्स नहीं की, हत्ता कि अभी तक तो पार्लियामानी पार्टी के इजलास की भी डेट फिक्स नहीं हुई कि मुस्लिम लीग और पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास कब होगा, जिसमें वो अपने नंबर स्कीम का इत्मीनान करेंगे कि क्या उनके नंबर 186 पूरे हो गए हैं अंदरूने मुल्क से या अंदरूने मुल्क जो कुछ लोग। अच्छा लियाकत साहब, एंड में मैं ये जानना चाहूँगी कि कोई अंदर की खबर हो आपके पास, वो भी हमें बताएं कि कोई मुशावरत का, कोई मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से ये जो अदम एतमाद का मामला है ये ठंडा पड़ जाए या असम्बलियाँ तोड़ने का मामला ठंडा पड़ जाए, क्योंकि जरदारी साहब आए थे वो तो मुंह लटका के वापस चले गए हैं, क्योंकि उनका तो कुछ भी नहीं हुआ, मायूस लौट गए हैं वापस। तो क्या मुज़ाकरात का कोई सिलसिला है, कुछ चल रहा है ऐसा?
देखिए जो इकोनॉमिक सूरत हाल पैदा हुई है और जो कौमी सलामती कमेटी में जो पाकिस्तान के मुआशी मामला सामने आए हैं, उसमें अब सियासतदानों पर ये दबाव तो बढ़ रहा है कि वो मुज़ाकरात की मेज पर बैठें और मुल्क के जो इकोनॉमिक मामला हैं इनको देखते हुए जो है वो कम अज कम कोई मिनिमम एजेंडे पर जो है वो एक दूसरे के साथ बातचीत का आगाज करें। तो ये एक दबाव तो बढ़ रहा है, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूमत को ही ये ऑफर करनी पड़ेगी पीटीआई को, और उसके लिए प्राइम मिनिस्टर ही सबसे सूटेबल पर्सनैलिटी होता है कि प्राइम मिनिस्टर जब दावत देता है, अब वज़रा के बयानात जो होते हैं ये उस तरह की संजीदा दावत नहीं ली जाती और ना ही ये कोई संजीदगी का आलम होता है कि एक वजीर कह रहे कि मैं जो है वो इमरान खान को बातचीत की दावत देता हूँ। ये जब तक प्राइम मिनिस्टर मुज़ाकरात की दावत नहीं देंगे, मेरा ख्याल है कि पीटीआई उस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेगी, और अगर प्राइम मिनिस्टर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो यकीनी तौर पर पीटीआई कुछ इश्यूज पर उनके साथ बैठ सकती है। ठीक है जी, लियाकत अली नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और जनाब बड़ी ही गहरी नज़र रखते हैं सियासत के मामलात पर, असम्बली के मामलात पर, और जिस तरह वो बता रहे थे कि आगे क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं और सियासत में क्या क्या तब्दीली आएगी, इस हवाले से भी मज़ीद आपको अपडेट करते ही रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और किताबों के हवाले से भी जान लेते हैं कि जनाब आज कौन सी किताब का तारुफ हमारे साथ होने जा रहा है। प्रोफेसर अहमद अमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और आज की किताब का तारुफ उनसे सुनते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया मुनीबा। अचानक देखा तो एक कालीन उड़ता चला आ रहा है। एक बुज़ुर्ग तकिए से टेक लगाए उस पर नीम दराज हैं और किताब पढ़ रहे हैं। एक तरफ झुककर देखा तो किताब का नाम नज़र आया, बागो बहार। सोचने लगा इन बुज़ुर्गवार को कहीं देखा है। एक आवाज़ आई, ये मीर अमन दहलवी हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज के लिए एक नई तसनीफ़ की तैयारी कर रहे हैं। अजीब आलम था इस जहान का, अजीब आलम था उस जहान का। ज़रा याददाश्त पर जोर दिया, आवाज़ ने आकर याद ताज़ा कर दी। कालीन रुक गया, मीर अमन कालीन से उतरे, किताब हाथ में पकड़े एक तरफ खड़े हो गए। क्या देखता हूँ कि एक और गालीचा उड़ता चला आ रहा है। एक बुज़ुर्ग उस पर नीम दराज महवे इस्तराहत हैं। आवाज़ आई, ये रजब अली बेग सुरूर हैं, लखनऊ से आ रहे हैं। बगल में फसाना अजायब नामी किताब है। वो अभी उतरे और मीर अमन के साथ खड़े हो गए। फिर अब्दुल हरीम शरर आए। मिट्टिया ब्रिज कलकत्ता से उनकी सवारी आई थी। ये खूबसूरत इक़्तिबास जो है ये आपको एक इमेजिनेशन की दुनिया में, एक इमेजिनरी दुनिया है जिसमें इज़हारुल हक साहब ने जिसका एक बड़ा खूबसूरत बयान किया है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये मोहम्मद इज़हारुल हक की आशिक मस्त जलाली, ये बहुत खूबसूरत किताब है। और ख़ूबसूरत ये भी किताब जो है इसको हम हर दो मानों में खूबसूरत कह सकते हैं कि शाया भी बहुत अच्छे तरीके से की है। बुक कॉर्नर झेलम वालों ने, ये अमर शाहिद गगन शाहिद का कमाल है कि खूबसूरत चीज़ बना देते हैं। लेकिन टाइटल में जो बड़ा मानी खेज़ एक रक्स रूमी है और फिर रक्स दरवेश जो वहाँ पे मौलाना रूम के दरबार पे होता है। इसके अलावा आप अगर इसका इंसाइडर देखें तो भी इंतहाई खूबसूरत आपको लगेगा। तो इस किताब को दरअसल हम मज़ामीन की किताब कह सकते हैं क्योंकि ख़ुद इज़हारुल हक साहब ने इनको मज़ामीन ही कहा। ये कॉलम्स भी हैं, मतलब कॉलम्स की सूरत में छपते भी रहे हैं। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि मज़मून और कॉलम जो भी जिस मौजू पे भी इन्होंने लिखा, फिर एक जैसे मौजूआत को इकट्ठा करके एक बाब बनाया और फिर कई अबवाब बनाए, जिस बनते बनाते होते हवाते बनते बनाते ये 8 अबवाब बन गए, जिसमें अब 68 कॉलम्स और मज़ामीन हैं। तो मोहम्मद इज़हारुल हक साहब बहुत खूबसूरत शायर हैं। कहा यह जाता है उनके बारे में और बड़ी मुस्तनद राय है कि 80 के दहाई के गज़ल गो के सालार मोहम्मद इज़हारुल हक साहब थे। परीज़ाद जो इनकी गज़ल की किताब आई वो क्या आलीशान किताब थी। इन्होंने भी हज़रत अल्लामा की तरह अपनी शायरी के लिए जो ख़ाम मवाद है वो तारीख़ इस्लाम से उठाया और एक तख्लीक़ तजर्बे की सूरत में, या बल्कि यूँ कहना चाहिए कि विद द एमलगमेशन ऑफ द क्रिएटिव एक्सपीरियंस इन्होंने उस शायरी को बेहद खूबसूरत और लाजवाल बना दिया। या बहुत खुद चूँकि बहुत अच्छे शायर हैं, लिहाजा ये अच्छे शुअरा की कदर भी बहुत करते हैं। इनके साथ जब पहला मुशायरा मुझे पढ़ने का इत्तफ़ाक़ हुआ हसन अब्दाल में, तो मैंने बाकायदा बरमला स्टेज पे आके ये कहा कि ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं मोहम्मद इज़हारुल हक साहब की सदारत में एक मुशायरा पढ़ रहा हूँ। ज़ाहिर है इतने बड़े आदमी और आपका नसीब कि आप उनके साथ मुलाकात करते हैं, उठते बैठते हैं,
तो इज़हारुल हक साहब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, एक आम रूटीन के ब्यूरोक्रेट नहीं है, बल्कि वाक़तन जिन्होंने अरबी, फ़ारसी, उर्दू, अंग्रेज़ी, ये तमाम, और पंजाबी जो पोठोहार के हैं, तो ये तमाम ज़ुबानें, उनका अदब बड़ी कहते हैं घोट के पिया हुआ है। सो हमें इनके मज़ामीन में जा बजा अरबी मुहावरे, फ़ारसी मुहावरे, अरबी शायरी की मिसालें और अरबी शायरी की कुतुब, फ़ारसी शायरी की कुतुब, क्या क्या अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने आपको एक इक़्तिबास शुरू से सुनाया, ये बाबे है। उर्दू अदब के तमाम बड़े बाबे जो हैं वो इन्होंने एक तमसील के अंदाज़ में, जावेद नामा की टेक्निक इन्होंने आजमाई, एक आसमान से दूसरे आसमान। इस पे ये है कि ये खुद चूँकि एक अजीबोगरीब दुनिया में है, वहाँ पे गालीचे उड़ते चले आ रहे हैं और रूहों से मुलाकात इनकी हो रही है, और आखिरी रूह जो आती है वो इंतज़ार हुसैन की है, और पीछे जो लोग बच गए हैं, जो इस दुनिया में रह गए हैं, जो बाबों में से, वो बाबे अताउल हक कासमी साहब हैं और मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी साहब हैं, यानी कि जिनके बड़े लोग कदर किया करते थे इस सेंस में। तो यूसुफ़ी साहब का भी इंतकाल हो गया। तो ये बेहद खूबसूरत किताब है। एक बात जो बहुत काम की करने वाली है वो ये कि ज़फ़र इकबाल साहब को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से खराज तहसीन पेश किया है। ये बाकायदा मद्दाह हैं, बल्कि अपनी खुशनसीबी समझते हैं कि उन्होंने गुल आफ्ताब का जब दोबारा एक सेकेंड एडिशन आया तो उसका जो पेश लफ्ज़ है उसमें इन्होंने भी हिस्सा डाला, मोहम्मद इज़हारुल हक साहब ने। इसके अलावा आपको मज़हर महमूद शिरानी पर एक खूबसूरत मज़मून मिलेगा, जज़ाम पे बड़ा अच्छा मज़मून मिलेगा, रेल की सीटी। अच्छा, वही बात है कि चूँकि ब्यूरोक्रेट हैं और हर तरह की चीज़ें पढ़ते हैं, तो इन्होंने रेलवेज़, जो कि हम हमेशा कहते रहे कि अंग्रेज़ यहाँ पे बरसग़ीर में हम पे बड़ा एहसान करके गया, नहरी निज़ाम दे के गया और रेलगाड़ी दे के गया, तो इन्होंने कहा कि जो रेलगाड़ी वो दे के गया है वो उस रेलगाड़ी से कहीं ज़्यादा महंगी पड़ी हमें जो अमेरिका में है। तो ये बरतानिया के लोगों ने रेलगाड़ी हम पे एहसान नहीं किया था, बल्कि सारे बरसग़ीर से माल उठा के रेलगाड़ी पे लाद के मकसद ये था कि कराची की बंदरगाह पे ले जाया जाए और वहाँ से बरतानिया भेजा जाए। तो बुनियादी तौर पे वो अपना फ़ायदा सोच रहे थे। फिर पिज़्ज़ा के बारे में बड़ी शानदार बात की, फ़ास्ट फूड के बारे में वो कहते हैं कि वहाँ के जो लोअर तबका, यानी कि मज़दूर किसान, लोअर तबका इन दैट सेंस के लोअर सोशो इकनॉमिक स्ट्रेटम से जिनका ताल्लुक़ है, वो लोग जो वो उनका खा। प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका, और यहाँ पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।